Hello everyone, I am Saurabh Mahajan. Welcome to Being Jagudan. This is the third video regarding the previous year questions of Indian polity. जिन भी स्टूडेंट्स ने पुरानी दो वीडियोस नहीं देखी हैं, एक बार जाकर उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सिंगल वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी को कंपोनेंट वाइज बाइफरकेट किया हुआ है। जेके पीएसआई दिसंबर 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग में, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर इन दैट सीरीज, so let's begin with the topic. Here comes the first question. Who appoints judges of High Court? हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शंस दिए हुए प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी दिया हुआ है एसोसिएट्स ऑफ लॉयर्स। तो हाई कोर्ट के जजेस की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हु अपॉइंट्स, अपॉइंटमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ना सिर्फ हाईकोर्ट के जजेस बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। चीफ जस्टिस को ओथ जो होती है, चीफ जस्टिस को जो ओथ होती है वो भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। बट अगर यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाए who administers the oath of judges of high court, उसका आंसर जाता है गवर्नर, ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट उसको शपथ जो दिलवाई जाती है वो उस स्टेट का गवर्नर दिलवाता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ड्यूरिंग योर एग्जाम ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। तो मूविंग नेक्स्ट, here comes the next question. President takes oath in the presence of dash of India. Options are Chief Justice of India, option B Prime Minister, option C Cabinet Ministers, option D Home Affairs Minister. तो यहां पर आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई दे रही है, जहां पे इंडिया की करंट जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको ओथ दिलवाई जा रही है। He was the then Chief Justice of India. He was NV रमन्ना, ये उस वक्त चीफ जस्टिस थे, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 8 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि चीफ जस्टिस को जो ओथ होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को जो ओथ दिलवाई जाती है वो भी चीफ जस्टिस के द्वारा ही दिलवाई जाती है, ठीक है। सो ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो मूविंग नेक्स्ट, next question is how many members can be nominated by the president to the council of states and house of people respectively. कितने लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल कहने का मतलब लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है? ऑप्शंस आर 12 and 0 कहने का मतलब 12 लोगों को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में और 0 मतलब कि किसी को भी नहीं लोकसभा में, या 10 लोगों को राज्यसभा में, लोकसभा में 2 लोगों को, 10 लोगों को राज्यसभा में या किसी को भी नहीं लोकसभा में, या 12 लोगों को राज्यसभा में, 6 लोग लोकसभा में। तो यहां पर हम लोगों ने बताना कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बोर्ड पे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 and 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, लोकसभा में पहले 2 लोगों की, 2 एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन राष्ट्रपति के पास में थी, बट आफ्टर द अमेंडमेंट हम लोगों ने उस चीज को हटा दिया है। राइट नाउ लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड एमपी नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन। तो डिफेंस फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर किसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी जनरल ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। आई होप आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा, इनफैक्ट मेरे बताने से पहले पता होगा। राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर।
कमेंट्स में आप लोग मुझे ये बताओ, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डू कमेंट्स बिलो कि कौन कौन रेस्पेक्टिव फोर्सेस के चीफ्स हैं। मूविंग नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लेकर काफी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आर्टिकल्स को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां पर उनके इंपीचमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपीचमेंट को हिंदी में हम लोग लिखते हैं महाभियोग। और इंपीचमेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है, राष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है थ्रू ए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। उसके रिगार्डिंग में कौन सा आर्टिकल डील करता है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर आर्टिकल 65, 62, 64 एंड 61। राइट आंसर इज आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 डील्स विद द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। So these are the different articles which deals with the president. आप लोग इनको एक बारी गो थ्रू कर सकते हो। Here is Article 61 which deals with the procedure for impeachment of the president. ठीक है, इसके अलावा इनका टर्म, इनका इलेक्शन, भारत में राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, ये आर्टिकल 52 बात करता है। ठीक है, इस तरीके से काफी बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So moving next, which one of the following articles of the Indian Constitution deals with the tenure of president? राष्ट्रपति के टर्म को लेकर कौन सा आर्टिकल बात करते हैं, अभी बात की हम लोगों ने उसके बारे में। ऑप्शंस में आर्टिकल 53, आर्टिकल 56, आर्टिकल 55, आर्टिकल 52। आप लोगों ने वो चार्ट अगर गो थ्रू किया हुआ है, फटाफट से कमेंट्स पे बताइए कि राष्ट्रपति का टर्म के रिगार्डिंग में कौन सा आर्टिकल डील करते हैं। राइट आंसर इज आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 डील्स विद द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और टर्म कितने साल का होता है राष्ट्रपति का? 5 इयर्स का टर्म उनका डिफाइंड होता है। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये दिसंबर 2022 में जेकेएसएसबी के द्वारा जो जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 22 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ये किसमें होती है, मतलब कि ये पावर किसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर। तो ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड पे। आई होप आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड उनको बोला जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलकर बात करेंगे हम लोग इन सब क्वेश्चंस के बारे में। तो मूविंग नेक्स्ट, फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। 16 दिसंबर का ये क्वेश्चन था, 16 दिसंबर 2022 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मली कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शंस में ऑप्शंस आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी स्पीकर। यहां इस पिक्चर में आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहे दैट द करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द करंट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवा रहे हैं? राष्ट्रपति दिलवा रहे हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द प्रेसिडेंट। फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट, डैश इज फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी चीफ मिनिस्टर। तो फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? अभी बात की थी द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर।
Moving next. Next question is the article of the Constitution of India that states that there will be president rule on any state of India. कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में? ऑप्शंस आर आर्टिकल 370, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 350, ऑप्शन डी आर्टिकल 342. So the right answer for this question is article 356. So article 352, article 356 और आर्टिकल 360 ये तीन आर्टिकल्स डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ में, इमरजेंसी पावर्स के साथ में ये डील करते हैं. और इमरजेंसी पावर्स किसके पास में होती है? ये राष्ट्रपति के पास में होती है. पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में डील करते हैं. आर्टिकल 352 ये बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में. आर्टिकल 356 ये बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है. और आर्टिकल 360 डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी. आज तक भारत में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है. नेशनल इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इमरजेंसी दो ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है. वन इज आर्म्ड रेबिलियन, हथियारबंद विद्रोह. वन इज वॉर और स्टेट ऑफ एग्रेशन. ठीक है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंडिया इज इन स्टेट ऑफ वॉर. इन दो कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. और अभी तक भारत में 3 बारी नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया हुआ है. ठीक है, कितनी बारी? 3 बारी नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई है. कब कब? 1962 इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, and 1975 it was a case of internal disturbance. तो ये जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था, पहले इस ग्राउंड के ऊपर नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर इसकी जगह पे कर दिया गया था आर्म्ड रेबिलियन. तो आज के टाइम पे दो ही कारणों से नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति इंपोज कर सकते हैं. एक कारण है आर्म्ड रेबिलियन, हथियारबंद विद्रोह. दूसरा कारण है इंडिया इज इन स्टेट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. तो 1962 इंडो चाइना वॉर के दौरान पहली बारी लगी. ये इमरजेंसी इंटैक्ट थी जब 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर भी भारत को झेलनी पड़ी. हर प्रकार से इस इमरजेंसी को 1967-68 के दौरान रिवोक किया गया. अगेन इन 1971 दोबारा से हम लोगों को इंडो पाकिस्तान वॉर फेस करनी पड़ी. ये इमरजेंसी भी इंटैक्ट थी जब 1975 में एक अलग कारण से हम लोगों को इमरजेंसी को इंपोज करना पड़ा. दैट वाज द रीजन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि सर 1947 में भी तो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो ये कबायलियों का हमला हुआ था हमारे ऊपर, तो फिर उस टाइम पे इमरजेंसी क्यों नहीं लगी? 1947 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स नहीं था. ठीक है ना, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स 1950 में हुआ है. तो 1947 में तो हमारे पास में ये प्रोविजंस ही नहीं थे कि इमरजेंसी क्या होगी, कौन कौन सी पावर्स होंगी, किन ग्राउंड्स के उसके ऊपर किन ग्राउंड्स पे वो लगाई जा सकती है और कौन उनको लगाएगा. ठीक है, तो इस कारण से उस दौरान नहीं लगी. तो आज तक हमारे भारत में केवल 3 ही बारी नेशनल इमरजेंसी लगी है. 1977 में हर प्रकार से जो इमरजेंसी थी वो हट गई. और 1977 से लेकर आज तक मतलब एज ऑन 2025 तक भारत में नेशनल इमरजेंसी दोबारा नहीं लगी है. स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम पीरियड में इमरजेंसी देखने को मिलते हैं. तो आई होप काफी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी. तो दीज आर द डिफरेंट न्यूज़पेपर कटिंग्स रिगार्डिंग दी इमरजेंसीज. यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी, यहाँ पे भी मेंशन किया है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी.
प्रिवेंटिव अरेस्ट ये 1975 के रिगार्डिंग में है। और यहाँ पर ये तो लेटेस्ट है, प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर सून, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि हो सकता है क्योंकि वहां के जो सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिए। सीएम कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ डैश है यहाँ पर बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेते हैं? ऑप्शंस आर ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप अभी तक ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट नाउ हमारे चीफ जस्टिस कौन है? डू कमेंट्स बिलो, कमेंट्स में बताइए कि अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है। डी वाई चंद्रचूड़ नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। मूविंग नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शंस आर गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज के आधार पे जो माइनॉरिटी है भारत में, उसके लिए स्पेशल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टर्म के रिगार्डिंग में उनका आर्टिकल पढ़ा था। कौन सा आर्टिकल डील करते हैं उनके टर्म के साथ में? आर्टिकल 56 डील करता है। कितने साल के लिए राष्ट्रपति भारत में इलेक्ट किए जाते हैं? वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो द राइट आंसर इज 5 years। ठीक है, लास्ट ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है एज ही विशेस। ध्यान रखना, 5 साल के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं, बट उनके पास में ये प्रोविजन होता है कि एन नंबर ऑफ टाइम्स तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और अगर जीतते चले गए तो वो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। कहने का मतलब 15 साल, 20 साल, 3 बार इलेक्शन जीत गए, 4 बार इलेक्शन जीत गए तो रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरी ऑफ ए कंट्री? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी डेप्यूटी चेयरमैन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी यूनियन मिनिस्टर। तो यूटी को कौन एडमिनिस्टर करता है? ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन। हाँ, ओथ कौन दिलवा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवा रहे हैं। टर्म कितना है? 5 साल का। बट अगर उन्होंने रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? इसके रिगार्डिंग में 19 दिसंबर 2022 की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ होते हैं ये भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ने अगर अपना रिजाइन देना हो तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देता है। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। ऑप्शंस आर हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब की राज्यसभा, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी ऑल इंडिया सर्विसेज। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? एक्स ऑफिशियो मतलब, एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि एक व्यक्ति ने साइमल्टेनियसली 2 डिफरेंट पोस्ट को होल्ड किया हुआ है। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं दैट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़, और ये अपने हाउस में है। कौन सा हाउस है ये राज्यसभा है। सो द राइट आंसर इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही हम लोग राज्यसभा भी बोलते हैं। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड इन। आई होप आप लोगों को अब इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा।
Options are Article 356, Article 352, Article 360, Article 370. So let's see. Article 352 की अगर हम लोग बात करें, it talks about the national emergency. Article 356, it talks about the state emergency. Article 360, it talks about the financial emergency. यही इसका जवाब भी है. And Article 370, it talks about the, it was abrogated basically. ठीक है, तो ये बात किया करता था स्पेशल स्टेटस ऑफ J&K के बारे में, बट एब्रोगेटेड. नाउ ठीक है, कब हुआ था? 2019, अगस्त 2019 में इसको एब्रोगेट कर दिया. नाउ इट्स ए, अब ये इंटैक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a way through which parliament controls executive? कौन सा तरीका नहीं है जिसके थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है? ऑप्शंस आर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑप्शन सी suing टू कोर्ट, कोर्ट में सू कर देना, ऑप्शन डी अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज. नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वैसे नहीं है, ठीक है. फाइनेंशियल कंट्रोल कुछ नहीं, suing टू कोर्ट, ठीक है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is identify the incorrect statements from the following. The government is responsible for administering and enforcing laws. क्वेश्चन में उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ है. पहली वाली स्टेटमेंट बात कर रही है गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज. ये स्टेटमेंट अपने आप में सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट कैन बी चेंज विद इलेक्शंस. ये भी सही स्टेटमेंट है. इलेक्शंस के दौरान अगर पुरानी सरकार हार जाती है, कोई नई पार्टी अगर जीत जाती है तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव्स इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट. ये भी सही है. नेक्स्ट इज द स्टेट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट. ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट को ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना था. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहली तीनों स्टेटमेंट्स सही स्टेटमेंट्स है, हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानी थी. तो ये नॉट के जो स्टेटमेंट होते हैं, नॉट की कैटेगरी वाले स्टेटमेंट, नॉट की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस इनकरेक्ट, ठीक है. तो इनके स्टेटमेंट्स को एक बारी ध्यान से पढ़ लेना और कोशिश किया करो कि ड्यूरिंग एग्जाम चारों ऑप्शंस को एक बारी गो थ्रू कर लो, उसके बाद ही में अपना आंसर दो. क्योंकि हो सकता है कि पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में करेक्ट पूछी हुई है, आगे की तीन भी इनकरेक्ट थी, ठीक है ना. तो जल्दबाजी में चीजें नहीं करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है. अगेन नॉट की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी. ऑप्शंस आर कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीन, ऑप्शन बी लीडरशिप ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन सी फॉरेन विजिट्स, ऑप्शन डी टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती है ये तो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी. ये प्राइम मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रेसिडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. Next is the dash of India is also ex officio governor on the board of governors of the International Monetary Fund. IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं. कौन होते हैं? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF भी होते हैं, ठीक है. तो राइट नाउ हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर, ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को. अभी 1 Feb को ही हमारा बजट पेश हुए, ठीक है.
So the finance minister of India is, do comments below who is the finance minister. श्रीमती निर्मला सीतारमन, ठीक है. नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन लीड्स टू, 17 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था. ऑप्शन ए रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी डिबेट सेशन बिटवीन टू हाउसेस, ऑप्शन सी राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कोalition गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड. नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाती है तो होता क्या है, तो होता बेसिकली ये है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है. और नो कॉन्फिडेंस मोशन होती कहां पर है, ये लोकसभा में ही हो सकती है. राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकती है बिकॉज राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस. लोकसभा का टर्म डिफाइंड होता है 5 इयर्स का, ठीक है. Who among the following heads the National Disaster Management Authority in India? Option A Prime Minister, option B Home Minister, option C Minister of Environment, option D Indian Meteorology Department head. So the right answer is option A, the Prime Minister. Prime Minister is the head of National Disaster Management Authority in India. The dash is collective responsible to the House of People. Options are Prime Minister, option B opposition members, option C Council of Ministers, option D Speaker and Deputy Speaker. कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल? हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के बारे में बात की जा रही है. तो क्या लोकसभा के लिए ऑपोजिशन मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. A minister of the Council of Ministers takes oath in front of dash before entering upon his office. Options are the President, option B Prime Minister, option C Council of Ministers, option D Chief Justice of India. तो Council of Ministers में जो कोई मिनिस्टर है वो किसके सामने शपथ लेता है अपना ऑफिस एंटर करने से पहले? ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द राइट टू डिसॉल्व हाउस ऑफ पीपल. अभी हम लोगों ने बात की कि जो लोकसभा है केवल वो डिसॉल्व हो सकती है. क्यों? क्योंकि उसका टर्म डिफाइंड है. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है. इसका मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो गई. तो किसके पास में ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करे या हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व करे? हाउस ऑफ पीपल क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया तो इसका आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर. सी प्राइम मिनिस्टर खुद हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व नहीं करेगा बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब है राज्यसभा. राज्यसभा भी इसका आंसर नहीं है. इसका आंसर है द प्रेसिडेंट, ठीक है. प्रेसिडेंट के पास में ये राइट होता है कि वो हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा को डिसॉल्व करे इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे जो जेके पीएसआई में पूछे हुए थे उनको डिस्कस किया. जिन भी स्टूडेंट्स ने पुराने वाले लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ आई एम सजेस्टिंग कि एक बार इनको देख लें ताकि जो भी टॉपिक्स आप लोगों के रहते हैं वो एक बार कवर अप हो जाए. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम. थैंक यू.